हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हमने पिछले लेक्चर में रिकॉर्डिंग की थी कि एंटी प्लेटलेट ड्रग्स क्या होती हैं और वो किस तरह प्लेटलेट्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं, उनको रोकती हैं एक्टिवेशन से और इकट्ठा होने से, ताकि ब्लड किसी एरिया में जमे ना। मगर ब्लड के जमने की और भी बड़े तरीके होते हैं, जिसकी वजह से जो अद्वियात हैं उनकी जो वैरायटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आज हम पढ़ेंगे एंटीकोगुलेंट्स, जबकि इसके अगले लेक्चर में हम थ्रोम्बोलिटिक्स पढ़ेंगे। एंटीकोगुलेंट्स याद रखें वो अद्वियात होती हैं जो कि जमे हुए खून को फर्दर आगे जमने नहीं देती, यानी कि अगर जमा हुआ खून मौजूद है तो वो फर्दर और ज़्यादा ना जमे। उसके लिए एंटीकोगुलेंट्स ख़ास तौर पे काफ़ी मुफीद साबित होती हैं। मगर ये पुराने जमे हुए खून को तोड़ नहीं सकती, उनको डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। जबकि थ्रोम्बोलिटिक्स और फिब्रिनोलाइटिक्स ये ड्रग होती हैं कि जो कि पहले से बने हुए जमे हुए खून के क्लॉट्स या थ्रोम्बस, इनको डिसइंटीग्रेट करके, इनको तोड़ के किसी क्लॉट खून की रग में, ब्लड वेसल के अंदर कहीं पे भी खून जमा हुआ है उसको फरवा नहीं दे सकती। अच्छा, अब ब्लड क्लॉट होने का सीक्वेंस एक बड़ा सिंपल सा है कि ब्लड वेसल को जहाँ भी इंजरी आएगी और उसकी स्मूथ लाइनिंग का जहाँ भी मसला आएगा, तो वहाँ पे या ये कि खून कहीं पे भी स्टैटिक नहीं है, यानी कि स्टैटिक हुआ पड़ा है, फ्लो में मौजूद नहीं है, फ्लो नहीं कर रहा, तो उसके जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आमतौर पे जो पाथवे दिए जाते हैं वो दो हैं। एक तो प्लेटलेट्स का पाथवे जो पहले ही पढ़ चुके हैं, और एक है कोगुलेशन कास्केड। कोगुलेशन कास्केड जो है ये एक ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं आपके खून के प्लाज्मा के अंदर, जो कि 30 के करीब है। इनमें हर प्रोटीन एक ख़ास मुकाम रखती है, और हर प्रोटीन में मसलन पहली प्रोटीन ने एक्टिवेट हुई, दूसरी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, दूसरी ने तीसरी को एक्टिवेट किया, तीसरी ने चौथी को, इस तरह पूरा सीक्वेंस चलता है। फिर सीक्वेंस के एंड पे जाके फाइब्रिनोजन, जो कि एक सॉल्युबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन ऑलरेडी खून के प्लाज्मा में पड़ी है, उसको इनसॉल्युबल फॉर्म यानी कि फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है। और ये फाइब्रिन स्ट्रैंड जो होते हैं ये फिर जाके इंजरी के एरिया के ऊपर चिपकते हैं और इनके ऊपर ये बढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि एक पूरा जाला सा बना डालते हैं, जिसके अंदर प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स फंस के एक क्लॉट बनाते हैं, खून का जमा हुआ लोथड़ा बनाते हैं, जिसे ब्लड क्लॉट कह सकते हैं, थ्रोम्बस कह सकते हैं। अब ये चीज़ जो मेन डिस्कस करने वाली है कि हम इन एंटीकोगुलेंट्स को फिर यूज़ किस तरह करते हैं। एंटीकोगुलेंट्स का मेन काम, दोबारा याद रखिएगा, कि वो पहले से बने हुए ब्लड क्लॉट्स को ख़त्म नहीं करती, मगर ब्लड क्लॉट आगे फर्दर आगे और ना बढ़े उससे रोकती है। इस चीज़ में जब हम बात करेंगे तो आएगा क्लॉटिंग फैक्टर को रोकने वाली प्रोटीन, जिस तरह के हेपरिन है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, अनफ्रैक्चरेटेड हेपरिन है, वारफरिन है, फैक्टर 10A इनहिबिटर्स हैं, जिस तरह के लाइक फोंडा पेरिनॉक्स और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं। एंटीकोगुलेंट जो है ये जब भी दिए जाते हैं तो इसमें ध्यान रखा जाता है कि ब्लीडिंग हद से ज़्यादा तो नहीं हो रही है, खून ज़्यादा जमने वाला चांसेस ज़्यादा तो नहीं है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है फिर हम ये दवाइयाँ नहीं देते, अगर खून के जमने का चांसेस ज़्यादा है खून की रगों के अंदर, फिर हम ये दवाई ज़रूर देते हैं। डोज स्टार्ट करने से पहले ये देखना होता है कि जिगर का और गुर्दों की मेडिकल कंडीशन क्या हालत है, और जिस पेशेंट को दिया जा रहा है उसकी उम्र कितनी है, उसका वज़न कितना है, और उसकी जनरल हेल्थ कैसी है। जो अनफ्रैक्शनेटेड हैपरिन है वो इन्हीं जो फैक्टर जो अभी कोगुलेशन कास्केड के फैक्टर बताए थे उनमें से फैक्टर 2A, 9A, 10A, 11A, 12A को इनहिबिट करती है। जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो है, जो कि एनॉक्सापेरिन भी कहलाती है, ये फैक्टर 10A को इनहिबिट करती है, रोकती है। जबकि फोंडापेरिनॉक्स ये टारगेटेड तरीके से फैक्टर 10A को टारगेट करके रोकती है। जबकि जितने भी एंटीकोगुलेंट्स हैं ये रिक्वायर करते हैं कि इन एक केमिकल है एंटी थ्रोम्बिन, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एंटी थ्रोम्बिन को फैक्टर, ये दवाइयाँ जाके उस प्रोटीन एंटी थ्रोम्बिन के साथ अटैच कर जाती हैं और उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज लेके आती हैं। जैसे ही एंटी थ्रोम्बिन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आता है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो जाके थ्रोम्बिन फाइबर
जो फाइब्रिन के थे फाइबर्स उनके ऊपर इरिवर्सिबली जाके बाइंड कर जाती है, यानी कि उनकी वो वाली जगहों पे जहाँ पे रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट ने जाके अटैच करना था, ये एंटी थ्रोम्बोन उन जगह पे अटैच कर जाती है और फाइब्रिन का मैशवर्क बनने नहीं देती। यानी कि फाइब्रिन का वो जो पहले आपको बताया था जाला सा बन जाता है जिसके अंदर प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स अटैच होते हैं, वो बनने नहीं देती। उसकी वजह से फिर ना ना तो ब्लड उधर जमता है, ना तो फर्दर कोई और थ्रोम्बस आगे बढ़ता है। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये थ्रोम्बिन को इफेक्ट नहीं करता, या और पहले से पड़े हुए जो क्लॉट है, बने हुए क्लॉट, ये उनको तोड़ता नहीं है, मगर उसकी फर्दर प्रोपगेशन या उसके बढ़ने के चांसेस को रोक देता है। हेपरिन जो है ये पहली दफ़ा जब इंट्रोड्यूस की गई थी तो इसे पोरकाइन या पिग्स और गाय के बछड़े के लंग्स और इंटेस्टाइन से इसे एक्सट्रैक्ट किया गया था। जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जो कि नॉक्सोपेरिन है, इसे अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन से ड्राइव किया गया है। इसी तरह फोंडापेरिनॉक्स जो है ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस मॉलिक्यूल है, और इन दवाई को अमूमन इंट्रावेनस दिया जाता है या सबक्यूटेनियस दिया जाता है, और अमूमन ये दवाइयाँ जो हैं ये आपको घर ले जाके खाने को नहीं दी जाएंगी, ये लाजमी आपको हॉस्पिटल के सेटिंग्स के अंदर ही ये दवाइयाँ दी जाती हैं। अच्छा, अगर सबक्यूटेनियस दिया जाए, सबक्यूटेनियस का मतलब है स्किन के नीचे इसको इंजेक्ट किया जाए, तो हेपरिन जो है वो 20 से 30 मिनट की हाफ लाइफ होती है। और हाफ लाइफ आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह आइसोटोप्स की हाफ लाइफ होती है कि वो ख़ास मौक़ों के बाद उनकी जो तादाद है वो कंसंट्रेशन आधी होने लग जाती है ख़ास टाइम के बाद। ये डिसाइड करती है कि खून में किसी भी दवाई का कितनी मिकदार रहती है, उसका फ़ायदा ये होता है, हम ये डिसाइड कर सकते हैं इसके हिसाब से कि दिन में कितनी बार ये दवाई देनी है मरीज़ को, कितनी तादाद में। जो हेपरिन है अगर सबक्यूटेनियस दी जाए तो 20 से 30 मिनट उसका इफेक्ट है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन का इफेक्ट जो है 3 से 4.5 घंटे का है, जबकि फोंडापेरिनॉक्स का इफेक्ट जो है 2 से 3 घंटे का है। जबकि अगर आईवी दें तो हेपरिन की हाफ लाइफ आधे से 2 घंटे की है, जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की हाफ लाइफ इसी तरह अगर आईवी दी जाए तो 4 से 7 घंटे है, और दो दो दफ़ा दिन में दी जाती है। जबकि फोंडापेरिनॉक्स जो है ये 15 से 17 घंटे है, अगर ये एक दिन में एक बार दी जाती है, अगर इंट्रावेनस आईवी दी जाए। हेपरिन जो है इसमें फ़ायदा बस ये है कि ये डोज एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। अगर कोई गुर्दे का मसला हो मरीज़ को तो उसमें इतनी ख़ास एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और फोंडापेरिनॉक्स इन दोनों को गुर्दों की प्रॉब्लम्स के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन तो वैसे ही कंट्राइंडिकेटेड है डायलिसिस के अंदर। डायलिसिस के अंदर आमतौर पे हेपरिन क्यों यूज़ की जाती है, उसकी वजह ये है कि जब आपके खून ने आपके जिस्म से निकल के मशीन के ज़रिए जाना है तो वो मशीन के अंदर जम ना जाए, उधर ब्लॉकेट क्रिएट ना कर दे, तो उस ब्लॉकेट से बचने के लिए हेपरिन डायलिसिस के दौरान लाजमी दी जाती है। अब जब ये ड्रग्स दी जा रही होती हैं तो एक चीज़ का ध्यान बहुत रखा जाता है कि ब्लीडिंग पोटेंशियल जो है, जो आपके जिस्म के खून की काबिलियत जमने की कितनी है, कितनी रह गई है, वो कैलकुलेट किया जाता है। इस कैलकुलेशन को यानी कि ये जितना कैलकुलेट करेंगे उतना हमें आइडिया होगा कि पेशेंट कितना जल्दी ब्लीड कर सकता है, कितनी जल्दी उसका खून रस सकता है। तो इसको एक तो एपीटीटी और पीटीटी यानी कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इन्हें कहा जाता है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है ये इसकी जो टाइमिंग है वो तकरीबन 60 टू 80 सेकेंड्स है, जबकि पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम की जो टाइमिंग है 120 टू 140 सेकेंड्स है। अब होता ही है कि अगर आमतौर पर जैसा लिवर के मरीज़ हो गए, जिगर के अमराज के मरीज़ हो गए, उनकी अंदर ब्लीडिंग जो है खून की जमने की सलाहियत कम हो जाती है क्योंकि कोagulation फैक्टर्स कम पैदा हो रहे होते हैं। तो इस वजह से इन्हें फिर हेपरिन जो है या डोज में कम दी जाती है, या अगर नज़र आ रहा है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है फिर ये दी ही नहीं जाती।
एक इनका एडवर्स इफेक्ट जो सबसे बड़ा है, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है ये एक कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट काउंट जो है खून के अंदर, जो प्लेटलेट्स की तादाद है वो एकदम सडन गिर जाती है और इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कहीं से भी। हेपेरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो है ये प्रेगनेंसी में बड़े यानी कि सेफली दी जा सकती है, जबकि फोंडापेरिनॉक्स को आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। हेपेरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन को हमें अगर ओबीस या मोटे पेशेंट को दे रहे हैं तो ध्यान रखना होता है। और जबकि फोंडापेरिनॉक्स जो है ये तो दी जाती है ग्राम पर केजी के हिसाब से, कि कितने पेशेंट के वज़न के हिसाब से देखा जाता है कि इतने ग्राम ऑफ ड्रग हमने पर केजी देनी है। जबकि फोंडापेरिनॉक्स जो है ये अगर 50 केजी से कम का मरीज़ है तो उसे बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। ये 50 किलो से हल्का मरीज़ है तो उसे फोंडापेरिनॉक्स हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। हेपेरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन अगर आप फ़र्ज़ करें इनकी वजह से ब्लीडिंग हद से ज़्यादा हो गई है और ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है, तो उस वक्त हम इनको रिवर्स कर सकते हैं प्रोटामीन सल्फेट के साथ। मगर इसमें एक और एडवर्स बात यह है कि फोंडापेरिनॉक्स का अभी तक कोई रिवर्सिबल एजेंट अवेलेबल नहीं है। अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन जो है वो आमतौर पे किसी भी बड़े मेडिकल प्रोसीजर जिस तरह ऑर्थोपेडिक सर्जरी होता है जिसमें चांस होता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का चांस हो, यानी कि खून का जो लोथड़ा है वो जम गया, वो खून की रग के जरिए दूसरी आगे किसी और जगह पे खून की रग में जाके फंस जाए और ब्लॉकेट कॉज कर दे। इस चीज़ से बचने के लिए अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन हमेशा दी जाती है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो है वो रूटीन मॉनिटरिंग उसको दरकार नहीं होती, और इसका जो रिस्क है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का और ऑस्टियोपोरोसिस का जो कि आम तौर पे अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन उससे कम है। फोंडापेरिनॉक्स का भी थोड़ा फ़ायदा ये, बेशक इसका रिवर्सिबल एजेंट नहीं है मगर इसका फ़ायदा ये है कि इसकी रूटीन मॉनिटरिंग नहीं की है करने की ज़रूरत पड़ती, इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लंबा है, दैट मीन्स के दिन में एक दफ़ा भी दी जा सकती है। और हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसमें नहीं आता, इसकी वजह से नहीं हो रहा होता, और इसका कोई इफेक्ट नहीं है ब्लड लेवल के थ्रोम्बिन पे या प्लेटलेट्स पे। मगर वही बात कि जो रिवर्सिबल एजेंट है, इसको रिवर्स करने वाला एजेंट अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसकी जो क्लिनिकल यूज़ है वो वही कि खून जमा हुआ खून कहीं एक जगह से दूसरी जगह खून की रगों में जाके फंस ना जाए, उसे वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहते हैं। और अगर फेफड़ों की तरफ जो खून की रग जा रही है उधर जाके फंस जाए तो वो तो बहुत डेंजरस हो जाता है, उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। हेपरिन इन जगह पे ख़ास तौर पे इस्तेमाल की जाती है एहतियात के तौर पे। और दूसरा, जहाँ पे भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में गड़बड़ आए तो उस सिंड्रोम को या उस कंडीशन को डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी कहा जाता है। हेपरिन खास तौर पे इसमें इस्तेमाल होती है। ये एक बड़ी अजीब सी फिनोमेना है जिसमें होता ये है कि सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है इस्तेमाल हो जाते हैं और खून की ब्लीडिंग को रोकने वाला कोई क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड में मौजूद ही नहीं रहता। इस तरह फिर आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। हैरानगी की बात यह है कि इस कंडीशन में हेपरिन दी जाती है, क्यों? ताकि जो क्लॉटिंग फैक्टर फंसे हुए हैं खून को जमाने में वो फ्री हों और जाके उन जगहों पे ब्लीडिंग रोके जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। इसके अलावा डायलिसिस का तो ऑलरेडी बताया था कि हेपरिन डायलिसिस में बहुत अहम है इस्तेमाल करना, क्योंकि इसने जब मशीन के ज़रिए खून ने गुजरना है तो उसे जमने से रोकना है। और बच्चों में तो आमतौर पे दी नहीं जाती। और अगर कार्डियक सर्जरी के प्रोसीजर्स हो जाए जिसमें फॉर एग्जांपल वॉल्व आप लगा रहे हैं या बाईपास कर रहे हैं, तो उसमें अगर चांस है कि कहीं पे भी खून जमा हुआ खून जो है खून की रग में कहीं और जाके ब्लॉकेट क्रिएट कर रहा है तो उस वक्त हेपरिन एहतियात के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। हेपरिन जो है ये हेपरिन सोडियम के नाम के केमिकल नाम के साथ अवेलेबल है, और इसके कंटेनर आते हैं इंजेक्टेबल कंटेनर्स जिन्हें कहते हैं, जो यूनिट्स के हिसाब से अवेलेबल होते हैं, जिनमें 10,000 यूनिट, 20,000 यूनिट, 25,000 यूनिट अवेलेबल है। और
जितनी भी पोटेंसी होती है इनकी हेपरिन की पावर कितनी है कि उसका 1 मिलीग्राम कितनी इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा जिस्म की बॉडी के ऊपर, वो यूएसपी रेफरेंस के ज़रिए देखा जाता है। यानी कि यूएसपी रेफरेंस स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ हेपरिन एक्टिविटी पर मिलीग्राम। अच्छा, अब हम चलते हैं वारफेरिन की तरफ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वारफेरिन या दूसरे अल्फाज में हम डिस्कस करेंगे विटामिन के एंटागनिस्ट के, जो विटामिन के फंक्शंस को अपोज करते हैं। वारफेरिन जो है ये कॉमोड्रिन के नाम से भी अवेलेबल है और ये काफ़ी पुरानी ड्रग है और ये एंटीकोगुलेंट है। वारफेरिन जो है इसका तरीक़ेकार बड़ा सिंपल सा है कि ये जो जिगर से मुंसलिक विटामिन के ऊपर डिपेंडेंट जो क्लॉटिंग फैक्टर है, वही क्लॉटिंग फैक्टर जिनका आपसे कोगुलेशन कास्केड में डिस्कस किया था, ये उनकी प्रोडक्शन को रोक देती है, जो कि है फैक्टर 2, 7, 9, 10। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट प्रोटीन सी और प्रोटीन एस की प्रोडक्शन को भी रोक देती है। अच्छा, इसका इफेक्ट जो है ये सडन नहीं आता। इसका इफेक्ट के लिए वेट करना पड़ता है कि पहले से ही जो कोगुलेशन फैक्टर खून के अंदर मौजूद है वो पहले कम हो या आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद डिक्रीज हो, फिर इसका इफेक्ट जाके आने लग जाता है। इसका जो सब वारफेरिन का मैक्सिमम अर्लीस्ट यानी सबसे पहला इफेक्ट अगर कोशिश की जाए तब भी जाके 24 से 36 घंटे लग जाते हैं, मगर फर्स्ट थ्रोम्बोटिक इफेक्ट जो है वो 4 to 5 डेज यानी कि 4 से 5 दिन के बाद आता है। यानी कि उस वक्त तक जब तक कि प्रोथ्रोम्बिन लेवल ब्लड के अंदर तकरीबन डिप्लीट हो चुका हो या ख़त्म हो चुका हो या बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया हो। डोज ये वारफेरिन की जब भी स्टार्ट की जाती है तो इसके साथ साथ हेपरिन को लाजमी दिया जाता है, क्योंकि वारफेरिन की जो इफ़ेक्ट है वो सडन नहीं मिलता। उसके लिए ये देखना होता है कि पहले 5 दिन जो है अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन यानी कहीं पे भी खून के जमने का चांस है तो उसको कवर करने के लिए हेपरिन लाजमी दी जाती है। तो जैसे ही वारफेरिन अपना इफेक्ट अचीव कर लेती 4 से 5 दिन बाद, तब इसको हेपरिन को डिसकंटिन्यू किया जाता है। इसकी वारफेरिन की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 5 डेज है, 2 से 5 दिन की। मगर वारफेरिन का रिस्पॉन्स डोज रिस्पॉन्स ज़रा वेरी सा करता है, यानी कि एक टाइम में आप एक ख़ास अमाउंट ऑफ डोज दे रहे हैं मगर उसका जो बॉडी पे रिस्पॉन्स आ रहा है मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ है। ये इस दवाई का ज़रा सेटबैक है। और दूसरा ये कि ब्लीडिंग टाइम जो है, जिस तरह एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है और पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, वो उनके ऊपर बड़ी निगाह रखनी पड़ती, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहना होता है। दूसरा इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो INR, वो इसके ऊपर बड़ी सख्त निगाह होती है, जो कि डिसाइड करता है कि आपका ब्लीडिंग जो है वो किस ब्लीडिंग की जो कैपेबिलिटी है वो किस हद तक आपके जिस्म में अभी हो सकती है, या कम होगी या ज़्यादा होगी। प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी जो इसमें ब्लीडिंग को चेक करने का एक फैक्टर है, उसको अंडर चेक रखा जाता है। वारफेरिन को बेसिकली जिगर के अंदर प्रोसेस किया जाता है और इसकी जो सब ज़्यादातर ड्रग जो दी जाती है ना, वो प्रोटीन आपके जो प्लाज्मा के अंदर है ये उसके साथ चिपक के रहती है, उसके साथ बाउंड रहती है। इसका मतलब ये है कि जो फ्री वारफेरिन अवेलेबल है जिसने अपना काम करना थ्रोम्बोसिस के खून के जमने के खिलाफ, वो कम है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट है, यानी कि आपने डोज तो ज़्यादा दी है मगर उसका जो दवाई वाला इफेक्ट है वो कंपैरेटिवली कम होता है दूसरी दवाइयों के मुकाबले। अच्छा, इस ड्रग के जो लेवल है वो भी यानी कि आगे पीछे हो सकते हैं, अगर पेशेंट जो है उसका जिगर का पहले से ही कोई मसला हो या वो खाने में सब्ज पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा खाता हो, क्योंकि याद रखिएगा कि वारफेरिन जो है विटामिन के से मुंसलिक कोगुलेशन फैक्टर को रोकती है। अगर विटामिन के की इनटेक सब्जियों के ज़रिए ज़्यादा कर लेंगे तो इस दवाई का इफेक्ट जो है तकरीबन निल हो जाएगा। इसकी सबसे एडवांस इफेक्ट जो है वो ब्लीडिंग है और स्किन का नेक्रोसिस या स्किन की डेथ है, यानी कि जिस जगह पे आपने दिया है वहाँ पे स्किन की नेक्रोसिस हो सकती है। इस ड्रग को अगर रिवर्स करना है तो वही ओरल रूट है, विटामिन के वाले जो खाने जिनमें विटामिन के हैवी मिलता है,
जिस तरह सब्ज पत्ते वाली सब्जियां, वो आप दें तो सही हो सकता है। मगर अगर ब्लीडिंग डेंजरस हद से ज़्यादा आगे जा चुकी है तो आईवी फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा दिया जा सकता है, जिसकी डोजेज उसकी जो है 15 से 20 मिलीलीटर फी केजी ऑफ बॉडी दिया जाता है, यानी कि 15 से 20 मिलीलीटर पर केजी बॉडी के हिसाब से दिया जाता है। इसी तरह प्रोथ्रोम्बिन कम्प्लेक्स कंसनट्रेट है, ये फैक्टर 9 कम्प्लेक्स के नाम से भी आता है। ये बना होता है फैक्टर 2, 9, 10 का, और यूजुअली ये हीमोफीलिया बी पेशेंट के अंदर इस्तेमाल होता है। मगर अगर जिन पेशेंट्स में थ्रोम्बोसिस का चांस ज़्यादा हो उनमें तो ये दिया ही नहीं जाता। मगर ये इसका फ़ायदा ये है कि ये कम वॉल्यूम, कम तादाद इसकी चाहिए होती है, इसका इफेक्ट जल्दी मिलता है और ये जल्दी प्रिपेयर किया जा सकता है। ये एक तो चीपर है कॉस्ट में, और ऊपर से पेशेंट जिनके अंदर खून जमने की काबिलियत बहुत ज़्यादा है और हार्ट वेल्व के पेशेंट हैं, उनको तो ख़ास तौर पे दिया जाता है। इसकी मनफी चीज़ों में से सबसे बड़ा ये है कि मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा की जानी चाहिए। वारफरिन की मॉनिटरिंग हमेशा कांस्टेंट रखी जाती है, इसीलिए आप अस्पताल में रखते हुए इसे दे सकते हैं। ज़्यादातर आप घर जाने के लिए पेशेंट को कम ही कहेंगे इस तरह की कंडीशन में। और अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़यीफ़ है, 70 साल से ऊपर के हैं, या बहुत ज़्यादा पतले हैं, या जिस तरह 50 किलो से नीचे का पेशेंट है, या जिगर का मसला है, या कैंसर के चांसेस है, ऐसे मरीज़ों में इस दवाई का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स की। ये हेपरिन और वारफरिन के मुकाबले कंपैरेटिवली नई अद्वियात हैं। इनमें से सबसे पहले जो आई थी वो हाइरोडिन थी, जबकि लेपिरोडिन जो है 1990s में आई है। इसके अलावा जो नई ड्रग्स हैं वो हैं एग्रोटाबैन और बिवेलिरोडिन। ये 2000 के बाद से लेके आगे तक मिलने लगी, जबकि डेसिरोडिन जो था ये अवेलेबल थी अर्ली 2000 में। और इनमें वन ऑफ द लेटेस्ट जो है वो डेबिगेट्रैन है। ये इस कैटेगरी में चंद साल पहले अवेलेबल हुई है। डेबिगेट्रैन इटैक्सिलेट जो है वो ये पहली ओरल एंटीकोगुलेंट है, यानी कि पहले वाले जो थी वो तो इंट्रा वीनस आ रहे थे या सबक्यूटेनियस आ रहे थे या इंट्रामस्कुलर आ रहे थे, मगर ये पहली ओरल एंटीकोगुलेंट है। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स जो हैं अपना इफेक्ट कैसे डालते हैं कि ये फैक्टर 2A के ऊपर रिवर्सिबली और सेलेक्टिवली बाइंड कर जाते हैं, उसके ऊपर चिपक जाते हैं जाके, ताकि ये कि इसके ज़रिए फर्दर कोगुलेशन का जो प्रोसेस चल रहा है वो रुक जाए, इसके ज़रिए आगे फर्दर कोई और एंजाइम एक्टिवेट ना हो। एग्रोटाबैन और डेबिगेट्रैन जबकि ये सिलेक्टिवली बाइंड करते हैं एक्टिव साइट ऑफ थ्रोम्बिन एंजाइम के ऊपर, कि थ्रोम्बिन एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है जिसके ज़रिए इसने फर्दर आगे कोगुलेशन के प्रोसेस को चलाना होता है। जब वो एक्टिव साइट ही ब्लॉक कर देगा तो उधर ही प्रोसेस रुक जाएगा। डेबिगेट्रैन बेसिकली प्रोड्रग है, यानी कि इसको जब जिगर के ज़रिए क्रॉस करना होता है, प्रोसेस होना होता है, तब जाके इसका जो दवाई का इफेक्ट होता है तब ये शुरू होता है जिस्म के अंदर, और ये जिस्म से गुर्दों के ज़रिए मेनली क्लियर होती है। तो अगर जिसमें भी किडनी का कोई मसला हुआ तो इसकी डोजेज का ध्यान रखा जाता है ऐसे मरीज़ों के अंदर। डेबिगेट्रैन की अलबत्ता कोई फूड इंटरेक्शन वारफरिन की तरह नहीं है। जिस तरह वारफरिन में विटामिन के से रिलेटेड खाने जो थे उनसे परहेज़ करना पड़ता था, डेबिगेट्रैन में मसला नहीं है। डेबिगेट्रैन की जो हाफ़ लाइफ है 14 से 17 घंटे है। डेबिगेट्रैन जो है ये ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें मेन चीज़ जो होती है इसका मकसद ये होता है कि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म से पेशेंट को बचाए। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस वही हो गया कि जहाँ पे ब्लड काफ़ी देर तक ठहरा रहेगा तो उसके जमने का चांस है, और लातों की इंजरी, फ्रैक्चर वगैरह बड़े बड़े अगर हो जाएं या हिप फ्रैक्चर हो जाए तो उसके अंदर इस खून के जमने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब ये होता है कि आपका अगर खून मेन बड़ी रग में, किसी बड़ी रग में जम गया है, वो वहाँ से डिसलॉज होकर खून के बहाव के ज़रिए उस रग में जाके जम जाए जो आपकी फेफड़ों को खून सप्लाई करती है। इस तरह आपके फेफड़ों की तरफ खून की रसद में कमी आ जाएगी। डेबिगेट्रैन की जो डोजेज है वो 150 मिलीग्राम है, जो कि दिन में 2 दफ़ा दी जाती है, जब ये वारफरिन की जगह दी जाए। डेबिगेट्रैन जो है ये भी इस्कीमिक स्ट्रोक्स हो जाए अगर एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से, उसमें दी जाती है।
अब ये क्या चक्कर होता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसा यानी कि जो आपके एट्रिया दिल है, दो मेन चेम्बर्स के टाइप का बना होता है। एक छोटे एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होते हैं। जब एट्रिया के अंदर कोई मसला आ जाए, यानी कि वो अपनी पंपिंग सही कर नहीं रहे बल्कि कपकपी की हालत में, तो उसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। अब उसका मसला ये होता है कि ब्लड फिर उधर से फ्लो सही नहीं कर रहा होता, ठहरा रहता है वहाँ पे। जब ठहरा रहेगा तो ब्लड की क्लॉट बनने का चांस होगा। अब मसला ये होता है, वो जो क्लॉट होता है वो उस एट्रिया से निकल के किसी भी खून की रग के अंदर चले जाएगा, और हो सकता है ये उस खून की रग के अंदर चला जाए जो कि दिमाग को सब खून सप्लाई कर रही है, और वहाँ पे ब्लॉकेट क्रिएट कर दे। और अगर ब्लॉक क्रिएट होगा तो जाहिर बात है ऑक्सीजन और फूड वहाँ नहीं जाएगा ब्रेन के लिए, और इस प्रोसेस, इस सिचुएशन को इस्कीमिया कहते हैं। इसलिए इस्कीमिक स्ट्रोक इसका नाम रखा गया, और डेबिगेटाइन ख़ास तौर पे इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं, ये फ्री और बाउंड थ्रोम्बिन के ऊपर जो है ये अटैच करते हैं। यानी कि अगर थ्रोम्बिन अगर क्लॉट बन भी चुका है, उसके अंदर भी जो थ्रोम्बिन फंसा हुआ है उसके ऊपर भी इफेक्ट करते हैं, और जो वैसे फ्री फिर रहे हैं जिन्होंने अभी क्लॉट नहीं बनाया खून का, उसके ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। एग्रोटाबैन और बिवैलिरुडिन जो है ये तो इंट्रावेनस दिए जाते हैं। एग्रोटाबैन की जो हाफ लाइफ है 40 से 50 मिनट है, और ये लिवर के अंदर ज़्यादातर प्रोसेस होता है, और अगर जिगर के अमराज के अंदर कहीं मसला हो जाए तो इसकी डोज को जिगर के अमराज में एडजस्ट किया जाता है। बिवैलिरुडिन की जो हाफ लाइफ है वो 25 मिनट है, और ये गुर्दों के ज़रिए जिस्म से क्लियर किया जाता है, और वही अगर गुर्दों के ज़रिए जिस्म से साफ़ किया जा रहा है इसको, तो अगर गुर्दों का ही कोई मसला हुआ तो फिर इसकी डोज़ को एडजस्ट करना पड़ता है उसके मुताबिक। एग्रोटाबैन और बिवैलिरुडिन जो है सबके एडवर्स इफ़ेक्ट ब्लीडिंग मेन है, और दूसरी बात ये कि इनकी रिवर्स करने वाला कोई एजेंट या एंटीडोट मौजूद अभी नहीं है, और ये कि ये अद्विया ज़रा महंगी हैं, और इनका जो ब्लीडिंग टाइम है, इनकी वजह से ब्लीडिंग का जो टाइम खून का बनता है आपके जिस्म के अंदर, उसका अभी तक प्रिडिक्टेबल यानी कि प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती कि कितने टाइम तक और ब्लीड करेगा जब इसको वारफेरिन की तरफ शिफ्ट किया जाता है। और ये डिफ़िकल्ट है ज़रा वारफेरिन, यानी कि अगर आप ये दे रहे हैं दवाई और उसके बाद वारफेरिन की तरफ एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो मुश्किल हो जाती है। एग्रोटाबैन जो है अलबत्ता ये एजेंट ऑफ चॉइस है हेपेटिक इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर, और ये प्लेटलेट्स को इफ़ेक्ट नहीं करता, बल्कि ये रीनल डिसफंक्शन में भी ये, यानी कि जिनके अंदर गुर्दों का मसला है उनके अंदर भी ये एजेंट ऑफ चॉइस है, और सबसे अच्छा इसको समझा जाता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर 10A इनहिबिटर्स की। ये कंपैरेटिवली पिछली अदविया से भी लेटेस्ट है, और ये हाईली सिलेक्टिव है, यानी कि फैक्टर 10A के ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं, और ये रिक्वायर नहीं करती कि को फैक्टर एंटी थ्रोम्बिन की अवेलेबिलिटी हो या ना हो, और ये इनडायरेक्टली प्लेटलेट्स की जो इकट्ठा होना एग्रीगेशन है उसको भी रोकते हैं। अच्छा, ये प्रोथ्रोम्बिनेज को बेसिकली इनहिबिट करते हैं जो कि जमा शुदा क्लॉट के अंदर से के अंदर मौजूद हो या आम फ्री ब्लड के अंदर हो। प्रोथ्रोम्बिनेज बेसिकली एंजाइम है जो कि इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन की थ्रोम्बिन में कन्वर्जन के अंदर काम देता है, और यहाँ अगर ये प्रोथ्रोम्बिनेज को वहाँ रोक देगा तो आगे थ्रोम्बिन से आगे फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन नहीं बनेगा, और इस तरह जो फाइब्रिन का मेशवर्क है वो बनने से रुक जाएगा। बाकी ये कि ये इन ड्रग्स के नाम जो हैं वो एपिक्साबैन है, बेट्रिक्साबैन है, एडोक्साबैन है, रिवारोक्साबैन है, और ये ड्रग्स जो हैं इनमें से तो चंद ऐसी हैं जो कि अभी भी पेंडिंग अप्रूवल एफडीए से, एफडीए ने अभी तक चंद को अप्रूव नहीं किया। अपिक्साबैन जो है इसकी हाफ लाइफ जो है 3 से 4 घंटे है, जबकि डोक्साबैन की हाफ लाइफ जो है 1 से 2 घंटे है, और जबकि रिवारोक्साबैन की हाफ लाइफ 2 से 4 घंटे है। ये सारी जो हैं, अगर आपके अंदर गुर्दों का मसला है, किसी भी पेशेंट के अंदर गुर्दों की फंक्शनिंग का इशू है, तो इसकी इन सब की डोज उसमें एडजस्ट की जाती है, जबकि किसी को जिगर का मसला हो तो इन अद्वियात को अवॉइड किया जाता है उन केसेस में। अपेक्साबैन जो है दिन में 2 दफ़ा दी जाती है, जबकि एडोक्साबैन और रिवारोक्साबैन जो है दिन में 1 दफ़ा दी जाती है। इन अद्वियात का जो
इफ़ेक्ट है काफ़ी जल्दी नज़र आता है जिस्म के ऊपर। मगर एक इनका फ़ायदा है कि कंटिन्यूस जिस तरह ब्लीडिंग टाइम की मॉनिटरिंग करनी पड़ती थी हेपरिन के अंदर या वारफेरिन के अंदर, वैसे करनी नहीं पड़ती। और ये अद्वियात जो हैं ये खाने के रास्ते दिए जा सकते हैं और इनके भी ब्लीडिंग के अलावा काफ़ी कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मगर ये अद्वियात थोड़ी महंगी हैं और इनको इनको रिवर्स करने के लिए या इनका कोई एंटीडोट जो है वो अवेलेबल है, मगर इनका काम भी अभी लिमिटेड है। मसलन कंसनट्रेटेड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोडक्ट हो गया या जो लेटेस्ट रिवर्सल एजेंट्स जो आए हैं उनमें से इडारोक्सिमैब है, इडारोजिक्सिमैब है और एंडेक्सानेट अल्फ़ा है। इडारोजिक्सिमैब जो है ये रिवर्सिबल, ये डाविगेट्रैन का रिवर्सल एजेंट है, जबकि एंडेक्सानेट अल्फ़ा जो है ये यूज़ होता है बाकी दूसरे फैक्टर 10A इनहिबिटर्स के अंदर। डायरेक्ट जो फैक्टर 10A इनहिबिटर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं उनको रिवर्स करने के लिए एडेनक्सानेट अल्फ़ा यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो लेटेस्ट एंटीकोगुलेंट्स आ रहे हैं उनमें टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर्स हैं, फैक्टर 8 इनहिबिटर्स हैं, थ्रोम्बोड्यूलिन है, फैक्टर 9A इनहिबिटर्स हैं और फैक्टर 11 इनहिबिटर्स हैं, फैक्टर 12A इनहिबिटर्स हैं और पॉलीफॉस्फेट इनहिबिटर्स हैं। ये ड्रग्स अभी भी इनमें से कई हैं जो कि अभी तक FDA ने अप्रूव नहीं की और कुछ हैं जो अभी अप्रूवल के प्रोसेस में हैं। इसके अलावा जो बाकी दूसरी ड्रग्स रह जाती हैं वो थ्रोम्बोलिटिक्स और फिब्रिनोलाइटिक्स हैं। ये ड्रग्स जो हैं ये खून की रगों में जमे हुए खून को ब्रेक करती हैं, जो क्लॉट होता है ब्लड का जो खून के अंदर रगों में जमा हुआ है उसको ब्रेक करती हैं, एलाइज करती हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल का ध्यान रखिएगा और अपना भी। अस्सलाम वालेकुम।